सारे के सारे साथी को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका एक नए दिन कार्डियोलॉजी की दुनिया में। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी मरीज में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने पर उसका मेडिकल इलाज किस तरीके से करेंगे, जिसके अंतर्गत उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए अप्रिशिएट करेंगे, डाइट में बदलाव के लिए अप्रिशिएट करेंगे और फिर लास्ट में उसको कुछ दवाइयाँ भी अपन देंगे। तो अलग अलग तरह की दवाइयाँ, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन और जो भी उनमें कंट्रोवर्शियल फैक्ट है वो सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। डिस्कस कर रहे हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, और उस मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है। 3 तरह के मैनेजमेंट हैं जो अपन उसमें पढ़ने वाले हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट अपन पढ़ चुके हैं, तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो टॉपिक है अपना सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इसमें भी मेनली जो अपन डिस्कस करेंगे किसका सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, जो अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। द सर्जिकल मैनेजमेंट आर मेनली फोकस्ड अपॉन CAD, बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। इसके अलावा वाल की भी सर्जरी करते हैं, हार्ट के वाल जब खराब हो जाते हैं तो वो मैं आपको वाल्वुलर डिसऑर्डर में ही पढ़ा दूंगा। तो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें अपन। टॉपिक की हेडिंग है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जिसके अंदर सर्वप्रथम अपन CAD की सर्जरी के बारे में जानने वाले हैं। मान के चलें किसी पर्टिकुलर इंसान में अपन ने कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई। ये कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आगे चलकर फिर डिवाइड हो गई है एंटीरियर, पोस्टीरियर और सरकमफ्लेक्स ब्रांचों में। इसी तरीके से ये वाली डिवाइड हो गई। दीज आर द ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी यहां से स्टार्ट होती है मेन कोरोनरी आर्टरी। अब किसी इंसान की अपन ने कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई और कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने के पश्चात अपन को कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचों में 60% ब्लॉकेज मिले। अच्छा, क्यों कराई जी अपन ने कोरोनरी एंजियोग्राफी? कि मरीज को चलते फिरते हुए सीने में दर्द की समस्या थी। मरीज को चलते फिरते हुए सीने में दर्द की समस्या थी, इसीलिए अपन ने कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई। और कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर अपन को 2 पर्टिकुलर ब्रांचों में, फॉर एग्जांपल इट इज द राइट ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इट इज द लेफ्ट ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और 2 ब्रांचों में अपन को 60% ब्लॉकेज मिला। मान के चलें एक सर्जन या सर्जन होने के नाते, कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा अनुभव है कि ये वाला ब्लॉक स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज से नहीं घुलने वाला, ना ही एस्प्रिन से घुलने वाला है। अभी तक तो ये 60% है, एंजाइना बना हुआ है। कभी भी यह 100% हो सकता है, जिससे मायोकार्डियम में परमानेंट इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपन मरीज और उसके घर वालों को बिठाकर समझाएंगे कि भैया आपकी कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचों में 60% ब्लॉक है। अब मरीज और उसके अटेंडर कहेंगे कि बताओ जी डॉक्टर साहब हमें क्या करना है। तो अपन उसको समझाते हैं कि इन मरीज की कोरोनरी एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। अब एंजियोप्लास्टी के बारे में उनको समझा दिया जाता है कि जो ब्लॉक है उसको बैलून की सहायता से हम हटाएंगे। हटाने के बाद कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट डालने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, कैथ लैब में जब मरीज की कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं, अटेंडर बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, तो अंदर से सर्जन या अपन बात करें कि रेजिडेंट आता है और वो मरीज के अटेंडर से कहता है कि 2 ब्लॉकेज मिले हैं, कहो तो लगे हाथ एंजियोप्लास्टी भी कर दें।
आगे खतरा हो सकता है जान को। अब ऐसा कहने के बाद कौन सा ऐसा घरवाला है जो मना करेगा? वो यही कहते हैं कि हाँ कर दो। फिर अंदर से नर्सिंग स्टाफ आता है जो साइन करा लेता है कंसेंट पर, और अंदर कैथ लैब में ही एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी भी परफॉर्म कर दी जाती है। अभी जो ब्लॉकेज आए हुए हैं इनको हटाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन कौन सी सर्जरी होती है, उनको देखें आप। कौन कौन सी सर्जरी होती है? इन भैया की अपन सर्जरी करने वाले हैं जिनकी कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच के अंदर 2 ब्रांचों में 60% ब्लॉकेज है। जैसा कि आपको पता है ये हार्ट है और यहां से निकलती है अयोर्टा। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलती है अयोर्टा। अयोर्टा ऊपर की साइड जाती है, असेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा, और यहां आने के बाद यह 2 ब्रांचों में बढ़ जाती है जिससे इलायक आर्टरी बनती है जो लेग के अंदर चली जाती है। आगे चलकर इन्हीं से फिमोरल आर्टरी बनती है। इसके अलावा यहां अपन बात करें तो असेंडिंग अयोर्टा से निकलती है कोरोनरी आर्टरी। ये अलग से बना रहा हूं मैं, ये कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और ये कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचों में ब्लॉक आया हुआ। ये कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचों में ब्लॉक आया हुआ। तो इसको यहां से हटाकर मैं यहां पर बनाऊं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ये कोरोनरी आर्टरी है, ये उसकी ब्रांच है और यहां उसकी ब्रांच में 60% ब्लॉक आया हुआ है। देखें इस ब्लॉक को किस तरीके से अपन दूर कर सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए प्रोसीजर को जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है। मरीज के सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए जाते हैं। जो सूटेबल साइट होती है जहां से अपन एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, वो या तो होती है फिमोरल आर्टरी, या फिर होती है रेडियल आर्टरी। या तो फिमोरल आर्टरी के द्वारा जाते हैं अपन या रेडियल आर्टरी के द्वारा जाते हैं। देखें यहां से अपन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले एरिया को एंटीसेप्टिक से वॉश करेंगे, फिर यहां से अपन कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर कैथेटर होता है इसको बोलते हैं बैलून लोडेड कैथेटर। इसको अपन नाम देते हैं बैलून लोडेड कैथेटर। इस कैथेटर को अपन यहां इंसर्ट करने वाले हैं। कैथेटर को अपन ने यहां से इंसर्ट किया। फिमोरल आर्टरी, इलियक आर्टरी, एब्डोमिनल अयोर्टा, थोरेसिक अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा, असेंडिंग अयोर्टा, और यहां से ले जाते हुए अपन ने इंसर्ट कर दिया कोरोनरी आर्टरी में। कैथेटर को कहां इंसर्ट कर दिया अपन ने? कोरोनरी आर्टरी में। इस कैथेटर के ऊपर बैलून लगा हुआ है। कोरोनरी आर्टरी की उस ब्रांच तक ले जाएंगे अपन जहां पर ब्लॉकेज आया हुआ है। उस ब्रांच तक ले जाएंगे अपन जहां पर ब्लॉकेज आया हुआ है। बात करें अपन को बाहर से कैसे पता चलेगा यहां पर अंदर कैथेटर जा रहा है आर्टरी में, वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? तो पूरे के पूरे प्रोसीजर को अपन फ्लोरोस्कोपी से विजुअलाइज करते हैं। बोले तो बेसिकली एक्सरे से विजुअलाइज करते हैं। पूरे के पूरे प्रोसीजर को एक्सरे से अपन विजुअलाइज करते हैं। यहां पर कैथेटर को ले जाकर इस पर बैलून लगा हुआ है। इस बैलून लोडेड कैथेटर को इन्फ्लेट करते हैं अपन इस तरीके से, और उसके बाद डिफ्लेट करते हैं। फिर इन्फ्लेट किया अपन ने, फिर डिफ्लेट किया, फिर इन्फ्लेट किया अपन ने, फिर डिफ्लेट किया। और जब इसको बार बार इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं तो यहां पर जमा हुआ ये एथेरोमा या कचरा होता है, यह हट जाता है और 60% की जगह केवल 10% हो जाता है।
इसकी अपन ने सफाई कर दी। सफाई करने के बाद कैथेटर को ज्यों का त्यों अपन बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर टाइट स्टेराइल बैंडेजिंग अपन कर देते हैं ताकि यहां से ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो जाए। तो आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या इस प्रोसीजर में हार्ट को ओपन किया? आंसर है नो, इट इज नॉट ए ओपन हार्ट सर्जरी। इस प्रोसीजर में आपने आर्टरी की मरम्मत कर दी। इस प्रोसीजर में आपने आर्टरी की मरम्मत कर दी। आर्टरी की मरम्मत करना, देखें, आर्टरी का विजुअलाइजेशन करना या स्टडी करना वो तो होता है एंजियोग्राफी। एंजियो वर्ड अपन आर्टरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि यहां पर आर्टरी की आपने मरम्मत की है, सो दैट्स व्हाई इट इज द एंजियोप्लास्टी। इट इज द एंजियोप्लास्टी। चूंकि एंजियोप्लास्टी किसकी की है आपने? कोरोनरी आर्टरी की है। एंजियोप्लास्टी किसकी की है आपने? कोरोनरी आर्टरी की है। दैट इज द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इट इज द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इस पूरे के पूरे मेथड को आपने बाहर एक्सरे से देखा, फ्लोरोस्कोपी से या एक्सरे से आपने देखा है। एक तरीके से इसकी बॉडी में जो कैथेटर को आप इंसर्ट कर रहे हैं बाहर से, वह आपके लिए पारदर्शी लग रहा है। बाहर से सारा का सारा प्रोसीजर देख रहे हैं, कैथेटर कहां जा रहा है, तो यह पूरा प्रोसीजर आपको पारदर्शी लग रहा है। इसके लिए अपन नाम देंगे ट्रांसल्यूमिनल। इसके लिए अपन नाम देंगे ट्रांसल्यूमिनल। और परक्यूटेनियस के द्वारा आप जा रहे हैं, क्योंकि फिमोरल आर्टरी में आपने कैथेटर को इंसर्ट किया है, तो अपन शब्द लगाएंगे परक्यूटेनियस, और पूरे प्रोसीजर को नाम दिया जाएगा परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। शॉर्ट में अपन इसको नाम देते हैं पीटीसीए। शॉर्ट में अपन इसको नाम देते हैं पीटीसीए। पीटीसीए बोले तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। यह एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, जिस सारे के सारे प्रोसीजर को बाहर एक्सरे की सहायता से देखा जाता है। यह ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है। एक बैलून लोडेड कैथेटर को अपन फिमोरल आर्टरी के द्वारा या रेडियल आर्टरी के द्वारा कोरोनरी आर्टरी में पहुंचाते हैं। खासकर उस आर्टरी तक उस आर्टरी की ब्रांच तक लेकर जाते हैं जिसमें ब्लॉकेज है। देन उस बैलून को इनफ्लेट और डीफ्लेट किया जाता है। बैलून को इनफ्लेट या डीफ्लेट करने से आर्टरी की दीवार में जमा हुआ एथेरोमा या कचरा नॉर्मली रिमूव हो जाता है। इस तरीके से जो ब्लॉक आर्टरी थी आपने उसकी मरम्मत कर दी, और उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो इस प्रोसीजर का नाम हो गया कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। और टोटल अपन नाम की बात करें, दैट इज द पीटीसीए बोले तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, दैट इज द फर्स्ट प्रोसीजर। अब आप सारे साथियों से यदि मैं पूछूं, बताओ आप इसको कौन सी बीमारी में करना चाहोगे? हाइपरटेंशन में कि नहीं सर कोई जरूरत नहीं है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं? वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर में नहीं? पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस में नहीं? तो नहीं तो फिर हां किस में? सीएडी में, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में करोगे। उसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस में करोगे, ब्लॉक मिलेगा, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में करोगे। तो सीएडी की सर्जरी में सबसे पहली सर्जरी होती है पीटीसीए। तो क्वेश्चन यहां बनता है, क्या यह ओपन हार्ट सर्जरी है? नहीं। इसका विजुअलाइजेशन कौन सी रेस से करते हैं? एक्सरे से। कौन सी सूटेबल आर्टरी के द्वारा अपन पीटीसीए परफॉर्म करते हैं? आंसर है नंबर 1 फिमोरल आर्टरी, और नंबर 2 अपन आंसर देंगे रेडियल आर्टरी। दैट इज द मीनिंग ऑफ पीटीसीए। अब अपन यूं बात करें, ये जो कचरा जमा हुआ है, यदि यह पीटीसीए से नहीं हटा, यदि यह पीटीसीए से नहीं हटा,
तो फिर अपन को क्या करना चाहिए? देखें, यदि यह कचरा पीटीसीए से नहीं हटता है, यदि यह कचरा पीटीसीए से नहीं हटता है, तो फिर अपन एक कैथेटर इस्तेमाल करते हैं। पीटीसीए से नहीं हटेगा तो अपन एक कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको रोटेटर कैथेटर या कटर कैथेटर के नाम से जाना जाता है। रोटेटर कैथेटर, अभी जो कैथेटर अपन ने इस्तेमाल किया था वो तो था बैलून लोडेड कैथेटर। अगर उससे यह कचरा नहीं हटा तो कटर कैथेटर, ब्लेडेड कैथेटर या लोडेड कैथेटर एक डिवाइस आता है, उसको इंसर्ट करते हैं। उसको सेम इसी प्रोसीजर के द्वारा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद कोरोनरी आर्टरी में ले जाते हैं और वहां पर इस कटर कैथेटर की रोलिंग कराते हैं। रोलिंग कराते हैं, इसकी रोलिंग होने का मतलब दीवार पर जमा हुआ कचरा हट जाता है। तो जब पीटीसीए कामयाब नहीं होता या अपन को लगता है कि पीटीसीए कामयाब नहीं होगा, तो फिर अपन कटर कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस कटर कैथेटर की सहायता से कोरोनरी आर्टरी के ऊपर जमा हुआ, कोरोनरी आर्टरी के ऊपर जमा हुआ कचरा आपके द्वारा हटा दिया जाता है। इस कचरे को अपन नाम दें एथेरोमा, इस कचरे को अपन नाम दें एथेरोमा, और एथेरोमा को रिमूव करना, इसको अपन नाम देंगे एथेरेक्टोमी। एथेरोमा को रिमूव करना, इस प्रोसीजर को अपन नाम देंगे एथेरेक्टोमी। और यह एथेरेक्टोमी आपने कोरोनरी आर्टरी में किया है, यह एथेरेक्टोमी आपने कोरोनरी आर्टरी में किया है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज नोन एज कोरोनरी एथेरेक्टोमी। पीटीसीए और कोरोनरी एथेरेक्टोमी दोनों के दोनों प्रोसीजर समान होते हैं, सेम इसके इंडिकेशन होते हैं, सेम इसके साइड इफेक्ट होते हैं, सब कुछ समान होता है। सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि पीटीसीए के अंदर अपन बैलून लोडेड कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, पीटीसीए के अंदर अपन बैलून लोडेड कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोरोनरी एथेरेक्टोमी है उसके अंतर्गत अपन कटर कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब पहला वाला प्रोसीजर आपको लगे कि इसका सफल होना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर कटर कैथेटर का इस्तेमाल से कोरोनरी आर्टरी पर जमा हुए कचरे को रिमूव किया जाता है। द प्रोसीजर इज नोन एज कोरोनरी एथेरेक्टोमी। दोनों प्रोसीजर मेरे हिसाब से क्लियर हैं। अब अपन बात करें कोरोनरी आर्टरी पर ये जो कचरा जमा है, ऐसा तो है नहीं कि ये आज जमा हुआ, 10 सालों से जमा है, 5 सालों से जमा है, 3 सालों से जमा है, पता आज चला। सोचो किसी पाइप की दीवार पर कचरा जमने लगा, हार्ड होने लग गई होगी दीवार, तो पिछले 5 सालों से, 6 सालों से, 8 सालों से कोरोनरी आर्टरी के ऊपर कचरा जमा या ब्रांच में कचरा जमा, तो उसकी दीवार हार्ड हो गई। अब आपने अचानक से कचरे को हटा दिया, बताओ कचरे को हटाने के बाद दीवार लचीली हो जाएगी? किसी किसी मरीज में, अपन बात करें कम से कम 50% मरीजों में, ये दोनों प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इंसान को सीने में दर्द की समस्या रहती, इसी तरह का दर्द जो पहले होता था। मरीज घबरा कर वापस डॉक्टर के पास आता है कि सर जो प्रोसीजर कराए हैं उसके बाद भी दर्द तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, अब तो दर्द कभी भी हो जाता है। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की तो कारण यह मिला कि कोरोनरी आर्टरी से आपने कचरा हटा दिया है, तो कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने लग गया, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने लग गया। और बताओ कोरोनरी आर्टरी में यहां से कचरा हटाया, ये वाला हिस्सा लचीला हो गया, बार बार स्पाज्म हो रहा है, और बार बार स्पाज्म हो रहा है तो हार्ट में इश्केमिया हो रहा है और वापस से दर्द हो रहा है। तो यह समस्या जब 50% मरीजों में सामने आई, तो फिर इसका एक हल निकाला गया कि जो कैथेटर की सहायता से आपने कचरा निकाला है, कचरा निकालने के बाद इस कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म को भी रोकना पड़ेगा, और इस कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म को रोकने के लिए कचरा निकालने के तुरंत बाद क्यों ना अपने द्वारा डाल दिए जाएं स्टंट, क्यों ना अपने द्वारा डाल दिए जाएं स्टंट। ये जो स्टंट होते हैं यह डेक्रोन के और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं।
डेक्रोन और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इनको कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इनके इंसर्शन का बेनिफिट ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी में जिस जगह से कचरा हटाया है वहां पर स्पाज्म होना बंद हो जाता है। यानी इन प्रोसीजर को करने के बाद कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने का खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा। और इस कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने के खतरे को कम करने के लिए अपन कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्टंट फिक्स कर देते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को या प्रोसीजर को या कंडीशन को अपन नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी स्टंट। दैट इज द थर्ड सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने से रोकने के लिए डेक्रोन के बने हुए स्टंट डालना। द प्रोसीजर इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी स्टंट। द प्रोसीजर इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी स्टंट। तो पहला प्रोसीजर हो गया ब्लाइंड प्रोसीजर, दूसरा प्रोसीजर भी हो गया ब्लाइंड प्रोसीजर, और तीसरा प्रोसीजर भी होता है ब्लाइंड प्रोसीजर। तीनों प्रोसीजर के अंतर्गत अपन हार्ट को ओपन नहीं करते। तो बैलून लोडेड कैथेटर की सहायता से कोरोनरी आर्टरी की सफाई करना पीटीसीए, कटर कैथेटर की सहायता से कोरोनरी आर्टरी की सफाई करना कोरोनरी एथेरेक्टोमी, और कोरोनरी आर्टरी में इन प्रोसीजर को करने के बाद होने वाले स्पाज्म से बचाने के लिए स्टंट इंसर्ट करना, इसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्टंट। इज दैट क्लियर? तो यहां तक तीनों प्रोसीजर क्लियर हैं। देख लें आप इनको। ये पहला प्रोसीजर है आपके सामने, सर्जिकल मैनेजमेंट और इन्वेजिव प्रोसीजर टू कोरोनरी आर्टरी। पहले प्रोसीजर का नाम है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, बोले तो पीटीसीए। A balloon loaded catheter has been inserted via femoral artery or radial artery up to the blockage site in coronary artery, and atheroma has been removed by inflating and deflating of balloon। देखें, ये हार्ट की इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ब्लॉक है, अपन ने कैथेटर को इंसर्ट कर दिया। देखो ये बैलून है, ब्लॉकेज साइट पर ले जाकर इसको इन्फ्लेट किया, इतना कचरा जमा हुआ है, बोले तो 70% ब्लॉक है ये। फिर यहां बैलून को इन्फ्लेट किया अपन ने। ये इन्फ्लेट करने के बाद ये जो कचरा है 70 की जगह 10% रह गया, 70 की जगह 10% रह गया। तो इस प्रोसीजर को अपन नाम देते हैं पीटीसीए। सेम इसी तरह का प्रोसीजर जिसमें कैथेटर चेंज हो जाता है, ये पर्टिकुलर डिवाइस है जो कचरे को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। देखें ये रोल होता है, या डायग्राम में रोलिंग होता हुआ दिखाया हुआ है, ये जमा हुआ एथेरोमा है, और ये जब रोल होता है तो आसपास वाला एथेरोमा रिमूव हो जाता है, इसको एथेरेक्टोमी बोलते हैं। देखिए दूसरे प्रोसीजर का नाम कोरोनरी एथेरेक्टोमी। एक कटर और ब्लेडेड कैथेटर हैज बीन इंसर्टेड फॉर द रिमूवल ऑफ एथेरोमा। प्रोसीजर इज सेम लाइक एज पीटीसीए। आफ्टर द पीटीसीए एंड कोरोनरी एथेरेक्टोमी the tendency of coronary artery spasm has been increased which cause chest pain। यानी इन प्रोसीजर को करने के बाद भी इंसान को चेस्ट पेन होता है, इसका कारण होता है कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होना। इससे बचने के लिए कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्टंट इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो तीसरे प्रोसीजर का नाम है कोरोनरी आर्टरी स्टंट। देखिए यहां पर ब्लॉकेज दिखाया हुआ है, ये पर्टिकुलर ब्लॉकेज है। उसके बाद देखें यहां पर कैथेटर की सहायता से कोरोनरी आर्टरी में स्टंट फिक्स कर दिए, कैथेटर को रिमूव कर लिया। अब इसके जो स्पाज्म होने की प्रवृत्ति होगी वो खत्म हो जाएगी, और ये पीटीसीए या एथेरेक्टोमी कराने के बाद जो बार बार स्पाज्म की वजह से पेन हो रहा था वह भी खत्म हो जाएगा। तो डेक्रोन और स्टेनलेस स्टील के बने हुए स्टंट होते हैं। The stent has been inserted via femoral artery and radial artery to decrease the risk of coronary artery spasm। तो वह मरीज जिसके अंदर इश्केमिक पेन होने का कारण कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म है, उसमें अपन स्टंट यूज करते हैं, और एथेरेक्टोमी और पीटीसीए के बाद भी स्टंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन प्रोसीजर हो गए। आगे बढ़े आप। कभी कभार ऐसी भी कंडीशन होती है
जहां पर ये वाले प्रोसीजर सफल होना पॉसिबल नहीं होता, जहां पर ये वाले प्रोसीजर सफल होना संभव नहीं होता, ये हार्ट से निकलने वाली असेंडिंग अयोर्टा, ये हार्ट से निकलने वाली असेंडिंग अयोर्टा, यहां से निकल रही है असेंडिंग अयोर्टा, बोले तो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है असेंडिंग अयोर्टा, और असेंडिंग अयोर्टा से आपको पता है एराइज होती है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच हो गई, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाली ब्रांचेज हो गई, ये फिर इनसे निकलने वाली माइनर ब्रांचें हो गई। दैट इज द ओरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मान के चलें सरकमस्टांस इस तरीके से हैं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है यह 90% ब्लॉक है, ये वाली जो ब्रांच है यह भी 90% ब्लॉक है, ये वाली जो ब्रांच है यह भी 90% ब्लॉक है। ये तीन ब्रांचें कोरोनरी आर्टरी की जिनमें 90% ब्लॉकेज आया हुआ है। इसका एनालिसिस करने के बाद अपन को मालूम चला कि यहां पर पीटीसीए सफल नहीं होगा, एथेरेक्टोमी भी सफल नहीं होगा, और जब ये दोनों ही सफल नहीं होंगे तो स्टंट भी कैसे डालोगे, और पर्सन का हार्ट की जो फंक्शनिंग है वह कमजोर हो गई है। कमजोर होने का मतलब है हार्ट में डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, अब जरूर इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर शुरुआती तीनों प्रोसीजर का सफल होना पॉसिबल नहीं। तो इस तरह के मरीजों में जहां पर इन प्रोसीजर को नहीं करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, ब्रेस्ट बोन को ओपन किया जाता है, ब्रेस्ट बोन को ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद हार्ट को विजुअलाइज किया जाता है, विजुअलाइज करने के बाद सबसे ऊपरी लेयर है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को इंसाइज किया जाता है, इंसाइज करने के बाद उस जगह से इंसाइज करते हैं जहां पर यह ब्लॉकेज वाली आर्टरी दिखे। अब चूंकि यहां से आगे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो इससे आगे अपन को सर्कुलेशन चाहिए। उसका तरीका यह होता है कि इंसान के पैर से जो सुपरफिशियल सिफेनस वेन होती है उसका एक टुकड़ा काटा जाता है, सुपरफिशियल सिफेनस वेन का टुकड़ा काटा जाता है। सुपरफिशियल वेन मुश्किल से 10% ब्लड को लेकर आती हैं, पूरी की पूरी वेन में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुपरफिशियल वेन की बात कर रहे हैं। टुकड़ा काटा जाता है, उस टुकड़े को काट के चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इस तरीके से, ब्लड का, और यहां पर ब्लड नहीं आ रहा है, तो उस टुकड़े को काट के, सिफेनस वेन के टुकड़े को काट के सीधे ही अयोर्टा से जोड़ दिया जाता है, सीधे ही अयोर्टा से जोड़ दिया जाता है, और जो ब्लॉक साइट है वहां पर उसको अटैच कर दिया जाता है। सोचो समस्या क्या हो रही थी कि यहां से आगे ब्लड नहीं जा पा रहा था, अब आपने ब्लड को सीधे ही पहुंचा दिया, सीधे ही इसमें अटैच कर दिया, इसमें अटैच कर देते हैं, इसमें अटैच हो गया, अब सीधे ही अयोर्टा से ब्लड इसमें चला जाएगा। यानी ब्लड के जाने का जो रास्ता बंद था उसका एक बाईपास रूट आपने क्रिएट कर दिया, एक बाईपास रूट आपने क्रिएट कर दिया। ये जो बाईपास रूट आपने क्रिएट किया, ये जो बाईपास रूट आपने क्रिएट किया, इस बाईपास रूट के लिए आपने टुकड़ा कहां से लिया, बाईपास रूट के लिए आपने टुकड़ा कहां से लिया, तो आंसर आ रहा है कि सर सिफेनस वेन से लिया। कहां से लिया आपने? सिफेनस वेन से लिया, एक टुकड़ा तो सिफेनस वेन का यहां लगा दिया,
फिर एक टुकड़ा आपने सिफेनस वेन का यहां से होते हुए सीधे यहां लगा दिया, एक टुकड़ा आपने सिफेनस वेन का यहां लगा दिया, यहां से सर्कुलेशन होने लग गया क्योंकि यहीं पर तो ब्लॉक है, अब सीधा सर्कुलेशन यहां से होने लग गया। तो जिस एरिया को पहले ब्लड नहीं मिल रहा था उस एरिया को अब ब्लड मिलने लग गया। एक टुकड़ा आपने यहां लगा दिया, एक टुकड़ा आपने यहां लगा दिया। ये जो टुकड़ा आप लगा रहे हैं इस टुकड़े को आप नाम देंगे ग्राफ्ट, इस टुकड़े को आप नाम देंगे ग्राफ्ट। इस ग्राफ्ट को अपन बोले तो बेहतर में बोल सकता हूं बाईपास। रास्ते में बीच में रुकावट है तो बाईपास रास्ते से चले गए, अपन ब्लड का सर्कुलेशन करा दिया, तो इसको अपन नाम देते हैं बाईपास ग्राफ्ट, इसको अपन नाम देते हैं बाईपास ग्राफ्ट। कहां पर बनाया आपने ये रास्ता? कोरोनरी आर्टरी के लिए। किसके लिए बनाया? कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉक ब्रांच के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इट इज द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इसी प्रोसीजर को नाम देते हैं अपन CABG, इसी प्रोसीजर को नाम देते हैं अपन CABG, दैट इज द प्रोसीजर नंबर 4। और इसी ऑपरेशन को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। या तो CABG बोल लो या फिर इसी को नाम देते हैं अपन बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी क्या एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है? यस। बाईपास सर्जरी क्या एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है? यस। इस बाईपास सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान जो बाईपास ग्राफ्ट है वह कहां से लिया जाता है? नंबर वन सिफेनस वेन से लिया जाता है। देखो इसको इस तरीके से मानो, ये जो पर्टिकुलर ब्रांच निकल रही है इट इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, इट इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हालांकि यहां सिफेनस वेन मैंने दर्शा दी, परंतु एक और ब्रांच होती है, इसको समझना। असेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा, यहां से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी। राइट से तो निकलती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट से लेफ्ट कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। लेफ्ट सबक्लेवियन से आर्टरी और उसकी कुछ ब्रांचें निकलती हैं जिनका नाम है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। देखो फिर से समझो, असेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे चलकर दो ब्रांचों में बटेगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हेड एंड नेक को जाएगी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इस सबक्लेवियन से एक ब्रांच निकलती है जो मैं यहां आपके लिए बनाई है जिसका नाम है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। यह अपर वाले थोरेसिक केज और ब्रेस्ट को सप्लाई होती है। मान के चलो इसकी 10 छोटी छोटी ब्रांचें हैं जो यहां सप्लाई हो रही है। अगर इसकी 10 ब्रांचों में एक ब्रांच को हटा भी दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि जो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को सीधे ही यहां जोड़ देते हैं। यानी बाईपास के लिए ग्राफ्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिफेनस वेन से ही लेना पड़े। आप लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को सीधे वहां से एक ब्रांच को हटाकर इस ब्लॉक आर्टरी में जोड़ देते हैं। इट मींस ग्राफ्ट के दो तरीके हो गए, एक तो आप पैर में सिफेनस वेन से ले सकते हैं और दूसरा आप लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी से ले सकते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप साथियों के दिमाग में आ रहा है कि सर वेन का टुकड़ा ले रहे हो, वेन में तो वाल्व होंगे, बात भी सही है।
आर्टरी के साथ जोड़ रहे हो अयोटा के साथ, तो वेन में तो वाल होंगे, तो नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर वाल को हटा दिया जाता। ऐसा थोड़ी कोई इतना बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं, सोचो कितना सा टुकड़ा लेते होंगे, उसमें से 2 या 3 वाल होंगे, उनको हटा देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मत हटाओ, उल्टा जोड़ दो, यूनी डायरेक्शनल तो है ही, वाल भी है तो यूनी डायरेक्शनल तो है, एक डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, यहां पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, तो उसको उल्टा जोड़ देते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। तो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा था क्लियर। नंबर 2, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी मैंने बोला, इसकी कई सारी ब्रांच होती हैं, तो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट कब सामान्यतः अपन काम में लेते हैं? देखिए 3-4 आर्टरी में ब्लॉकेज है तो 3-4 टुकड़े अपन को चाहिए, 3-4 टुकड़े अपन को चाहिए। अब इससे 3-4 टुकड़े अपन ले तो फिर थोरेसिक केज को सप्लाई रुक जाएगी, ब्रेस्ट को सप्लाई रुक जाएगी, तो हद करके एक ब्रांच को ले सकते हो आप। तो यदि 3-4 आर्टरी की ब्रांचों में ब्लॉक है तो टुकड़ा लेते हैं अपन सिफेनस वेन का, और यदि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में सिंगल आर्टीरियल ऑक्लूजन है, यानी लेफ्ट में मान के चलो 10 ब्रांचें, 10 में से एक ब्लॉक है, तो बेचारे इंसान के पैर में क्यों काटा पीटी करें अपन? पैर में काटा पीटी नहीं करनी है, सिफेनस वेन को नहीं लेना है, जो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है उसी को सीधे जोड़ देना है। तो यदि क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द सूटेबल ग्राफ्ट हैज बीन टेकन ड्यूरिंग द बाईपास सर्जरी whenever there is a single arterial occlusion, यदि कोरोनरी आर्टरी की सिंगल ब्रांच में ब्लॉक है तो सूटेबल ग्राफ्ट कौन सा होगा? ऑप्शन है सिफेनस वेन या लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, तो आंसर आपको देना है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, यानी तब अपन उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, और इस ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, या फिर इसको अपन नाम देंगे बाईपास सर्जरी। मेरे हिसाब से सिंपल सा मीनिंग हो गया, जिस आर्टरी की ब्रांच में ब्लॉक है और उसको PTCA या एथेरेक्टोमी से आपके द्वारा निकाला जाना संभव नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में सीधे ही एक ब्लड वेसल का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है अयोटा से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन कहीं सफर में जा रहे हैं, बीच रोड पर कहीं जाम लगा हुआ है, तो साइडों से निकलते हैं अपन और मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो वही तो यहां हो रहा है, बीच में जाम लगा हुआ है, तो साइड से अपन ने एक बाईपास रास्ता बना दिया, इसी ऑपरेशन का नाम बाईपास है, परंतु यह एक ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 2 बनते हैं कि सूटेबल ग्राफ्ट कहां से लिया जाता है, या तो वेन से, कौन सी वेन से? सिफेनस वेन से, या फिर आर्टरी से, कौन सी आर्टरी से? लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी से। क्वेश्चन और ज्यादा डीप बनेगा तो यह बनेगा कि जो सिंगल आर्टीरियल ऑक्लूजन है, सिंगल आर्टीरियल ऑक्लूजन के लिए कौन सा ग्राफ्ट ज्यादा सूटेबल होता है, तो आपको आंसर देना है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? जिसके अंतर्गत सीधे ही अयोटा से बाईपास रूट क्रिएट करके और जो भी ब्लॉक आर्टरी हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो दैट इज द CABG। तो ये चारों के चारों सर्जिकल प्रोसीजर हो गए। अब आगे मैं आपको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाऊंगा, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ाऊंगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन पढ़ाऊंगा, और उनको पढ़ाने के दौरान मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, तो वहां मैं आप लिखूंगा सर्जिकल मैनेजमेंट, द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ CAD। तो सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों को लिखूंगा, और इनको लिखते ही आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बोले तो PTCA, 2 बोले तो कोरोनरी एथेरेक्टोमी, 3 बोले तो कोरोनरी आर्टरी स्टंट, और 4 बोले तो CABG। शुरुआती तीनों प्रोसीजर ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती,
चौथा प्रोसीजर ओपन हार्ट सर्जरी होता है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा कि सर्जरी के दौरान फिर क्या हार्ट बंद हो जाता है? नहीं, हार्ट के सर्कुलेशन को हार्ट लंग प्रिपरेशन मशीन से जोड़ दिया जाता है। हार्ट के सर्कुलेशन को हार्ट लंग प्रिपरेशन मशीन से जोड़ दिया जाता है, जो बॉडी में फ्लो सर्कुलेट होता रहता है। सर्जरी में यदि 2 घंटे लगे या 1 घंटा लगा और 1 घंटे तक हार्ट को बंद रखें तो हार्ट खुद मर जाएगा और सारे ऑर्गन मर जाएंगे। तो सर्कुलेशन लगातार मेंटेन रहता है। तो दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट और इन्वेजिव प्रोसीजर टू कोरोनरी आर्टरी। तो ये चौथा और लास्ट प्रोसीजर हो गया, इसको भी देख लें आप। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इट इज एन ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर in which the bypass route has been created by the help of a graft from aorta to blocked branch of coronary artery. The graft has been taken from saphenous vein or left internal mammary artery. Left internal mammary artery. The left internal mammary artery are commonly used graft in single left coronary artery occlusion. लेफ्ट साइडेड कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आने पर जो सूटेबल ग्राफ्ट अपन काम में लेते हैं उस ग्राफ्ट का नाम है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ये सर्जिकल प्रोसीजर में बाईपास दिखाया हुआ है, देख लें। ये अयोटा है ये, और ये बाईपास रूट है। बाईपास यूजिंग द इंटरनल मेमोरी आर्टरी, यानी इंटरनल मेमोरी आर्टरी को ये जो ब्लॉकेज वाली साइट है इससे आगे जोड़ दिया गया। तो एक तो ये वाला ब्लॉकेज है जिसमें तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा राइट वाली ब्रांच में भी देखो यहां पर ब्लॉक है, राइट वाली ब्रांच में ब्लॉक है, तो सीधे ही अयोटा से सिफेनस वेन को जोड़ दिया गया। सिफेनस वेन का टुकड़ा लेकर अयोटा से ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी में जोड़ दिया गया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ CABG। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कम ऑन टू द लास्ट, इट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, और ये अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोलॉजी वार्ड में आप काम कर रहे हो, प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव केस हैं, वहां पर हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपका क्या क्या रोल होगा, यानी जो अपन काम करेंगे वही नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। अपना काम होगा एक तो मरीज में सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड कराना, और चूंकि हार्ट के केस में इंसान को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, तो सामान्यतः दी जाने वाली पोजीशन होगी फाउलर पोजीशन। मैक्सिमम केस में दी जाने वाली पोजीशन होगी फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। अगले पॉइंट पर बात करें, अपना काम होगा जो भी दवाई डॉक्टर लिखते हैं उस दवाई को एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। जो भी दवाई लिखी जाएगी उसको प्रिस्क्राइब करना। मरीज में लगातार वाइटल साइन को मॉनिटर करना, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन। मरीज में लगातार इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना, मरीज में लगातार वेट को मॉनिटर करना। ये कॉमन फंक्शन है जो वार्ड में काम करते हुए अपन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल होता है जो आपके दिमाग में, यदि मैं पूछूं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए नर्स, तो एक कॉमन सा आंसर आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देखिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ऐसा वर्ड है जिसने आपको पूरे 3 साल या 4 साल पास कराया है।
पूरे 3-4 साल तक इसी शब्द ने पास कराया है अपन को। क्योंकि ध्यान कर लो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसके क्वेश्चन में आप आंसर में साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं लिखकर आते। साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो लिखते ही लिखते थे। कई भाई तो एक क्वेश्चन में 3-3 बार इसका सहारा लेते होंगे। पूरे बीएससी में पास कराया इसने। ऊपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट लिख देते, नीचे कुछ भी लिख देते, अपन को पता होता कौन पढ़ने वाला। पूछा जाए कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप मरीज को देना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक पर्टिकुलर मरीज है जिसका ऑपरेशन होने वाला है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होने वाली है। आपको भेजा है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। किस तरीके से आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे? दौड़ाएं अपना दिमाग, आंसर लाएं। कल उसका आधा स्टोमक निकाला जाना है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होनी है। आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भेजा है, क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप देना चाहेंगे? हम बहुत सारों के साथियों के दिमाग में कि सर समझाएंगे उसको कि ऐसे ऑपरेशन होगा, घबराने वाली बात नहीं। अरे ऑपरेशन होगा इसीलिए तो घबरा रहा है। कि सर उसको बताएंगे चिंता मत करो, हम हैं ना। मरीज कह दे कि यही तो चिंता है कि तुम हो ना। फिर कुछ सोच रहे हैं कि सर जाके दिखाएंगे उसको कि देखो ये 4 मरीज हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है, खूब बढ़िया है, तुम भी बढ़िया हो जाओगे। 4 मरीजों को बता रहे हो, उन 2 का क्या जो ऊपर चले गए। कभी भी जिंदगी में दूसरे मरीज की तुलना दूसरे मरीज से नहीं करते। सबकी बॉडी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एक मरीज है जिसको पैरासीटामोल से रिएक्शन होती है, एक मरीज को किसी दवाई से नहीं होती। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है, तो कभी अपन ऐसा नहीं कर सकते, तुलना तो कभी करनी नहीं। आप कभी भी उस मरीज के पास जाओ तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का तरीका होगा ये एग्जैक्ट होगा। आप जाके पूछो कल आपका ऑपरेशन है, मरीज बोलेगा यस। क्या आपको किसी बात का तनाव या चिंता हो रही है? उम्मीद करो मरीज आंसर क्या देगा? यस। चलो मुझे बताओ, मैं आपका साथी और दोस्त हूं, कौन कौन से मामलों पर आपको चिंता है? फिर मरीज बताएगा कि ऑपरेशन होगा तो मुझे इंसिजन लगेगा, मुझे दर्द होगा। फिर मरीज बताएगा कि ओटी में मैं अकेला जाऊंगा, ओटी में मैं अकेला जाऊंगा, घर वाले नहीं होंगे तो घबराहट होगी। अच्छा और बताओ कि मुझे ओटी में ले जाएंगे तो बेहोश करेंगे और मुझे अंदर ही अंदर डर है कि मैं होश में आऊं या नहीं आऊं। हमारे गांव में 2 जनों का हुआ था, ओटी में ही रह गए, वो बेहोशी में ही रह गए, दुनिया से चले ही गए। तो मुझे इस मामले में घबराहट हो रही है। अपन फिर उसको समझाएंगे, देखो आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि जिस जगह से इंसिजन लगेगा वहां एनेस्थीसिया लगा दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। ऑपरेशन होने के बाद भी 3 दिन आपको दर्द की गोलियां दी जाएंगी, तो दर्द तो आपको नहीं होगा, नंबर 1। दूसरी चिंता, आप बेहोशी से डर रहे हो, बिल्कुल मत डरो। 50 साल पुराना जमाना गया जहां पर डॉक्टर बेहोश करते थे, आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद 12 घंटे बाद होश में आता था। यहां पर एक स्पेशल डॉक्टर होगा, एनेस्थोलॉजिस्ट, वो आपको एनेस्थीसिया देगा। आपका 1 घंटे का ऑपरेशन है, 1.25 घंटे बाद आपको होश आ जाएगा और आपको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो बेहोशी से जो डर रहे हो वो भी गलत है। आप कह रहे हो कि मैं वहां अकेला होऊंगा, मुझे डर लगेगा, नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वहां पूरी मेडिकल टीम आपके साथ होगी, हर तरह की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। पहले उसके डाउट पूछे, फिर अपन ने उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। अब आप जाते ही कहने लग जाओ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बिल्कुल मत घबराओ। मरीज ही उल्टा कह दे मैं तो नहीं घबरा रहा, कि नहीं कल आपका ऑपरेशन है, आपको डर लग रहा होगा कि नहीं इससे पहले 3 करा चुका हूं, आदत है मुझे, तो बताओ, फिर बड़े बेआबरू होकर आपको लौटना पड़ेगा। तो सबसे पहले उससे पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो जब बताएगा कि मेरे मन में ये चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे इसी से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था कि एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाला मरीज सीने में दर्द और घबराहट की कंप्लेंट को लेकर इमरजेंसी में आता है
और नर्स से कहता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसको घबराहट हो रही है, तो नर्स का पहला रेस्पॉन्ड क्या होगा? ऑप्शन थे, डोंट वरी वी आर हेयर विद यू, घबराओ मत हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन व्हेन द डॉक्टर अराइव, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जैसे ही डॉक्टर आ जाएंगे। तीसरा था, व्हाट इज यूर फीलिंग नाउ, कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इनमें से अपन को आंसर देना था, आंसर गया था व्हाट इज यूर फीलिंग नाउ। तो यह आपको लाइफ में जब भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्योरेटिकली लिखना हो या प्रैक्टिकली किसी को देना हो, किसी भी दुनिया के इंसान को, तो उससे आप जाकर पहले उसकी मन की बात पूछेंगे, तब जाकर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। तो यानी मीनिंग यह हुआ कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्टार्ट करते समय नर्स का पहला क्वेश्चन होना चाहिए मरीज से, नर्स का पहला क्वेश्चन होना चाहिए मरीज से, व्हाट इज यूर फीलिंग नाउ, कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है। फिर जैसा जैसा वो बताए ऐसा ऐसा आपको प्लीड करना है। तो एक तो लाइफ लॉन्ग, इस शब्द को याद रखना आप सारे साथी, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी यूजेबल है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में एक रोल होता है नर्स का जो अपन निभाते हैं, और उस रोल को निभाते हुए अपन जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे एक एड्स वाली फीमेल है, उससे अपन कहते हैं कि तुम्हें पानी उबालकर पीना पड़ेगा, नहीं तो बार बार तुम्हें डायरिया होगा क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है। अब जो फीमेल है वो बहुत गरीब है, वो आपसे कह दे कि मैं तो पानी उबाल ही नहीं सकती, मेरे घर में तो ईंधन नहीं है, मैं तो खाना ही मुश्किल से बनाती हूं। फिर आप अगला क्वेश्चन कि आपको आरओ लगवाना पड़ेगा, तो मेरे पास तो आरओ के भी पैसे नहीं। तो यहां पर जो आप मरीज को सलाह दे रहे हैं, दैट इज द जजमेंटल। आप जजमेंटल हो गए, आप तो कह रहे हैं पानी को उबालकर पियो, दूसरा नर्सिंग स्टाफ कह रहा है कि उसमें क्लोरीन डालो, तीसरा कह रहा है कि नहीं ये सारा छोड़ो आरओ लगवा लो, और जो मरीज है वो किसी भी कंडीशन में एबल नहीं है, आप कोई मदद भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं अपनी जेब से पैसे दे दें वो आरओ लगवा ले, नहीं। ये जो आप रोल निभा रहे हैं वह जजमेंटल होता है। नर्स का ताजिंदगी रोल होता है नॉन जजमेंटल। आप एड्स से ग्रसित एक महिला को समझाएं कि देखें आपको बार बार भर्ती होना पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार आपको डायरिया होता है, यदि आप पानी उबालकर पिएंगे तो आपको डायरिया नहीं होगा, बार बार भर्ती नहीं होना पड़ेगा, भर्ती के दौरान आपका बच्चा जो सफर कर रहा है वो नहीं करेगा, घर में अकेला रह जाता है, मान के चलो हस्बैंड नहीं है, और आपका पैसा जो खर्च हो रहा है वो भी नहीं होगा। अगर आप उसी तरीके से पानी पिएंगे कुएं का, बिना उबाले बिना छाने हुए, आपको बार बार भर्ती होना पड़ेगा, बार बार आपको सफर करना पड़ेगा, यहां अस्पताल में पैसे का भी नुकसान होगा, आपका बच्चा जो अकेला रहता है 3 साल 4 साल का, उसको भी ये सारा सहन करना पड़ेगा। अगर आप उबालकर पानी पियोगे तो ये फायदा होगा, नहीं उबालकर पियोगे तो ये नुकसान होगा। डिसीजन उसके हाथ में छोड़ दो। अब वो उबालकर पिए या नहीं पिए, अपन को उसमें इंटरफियर नहीं करना है, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। आप मरीज को समझा रहे हो, आप लो फैट डाइट लोगे, लो सोडियम डाइट लोगे तो आपको बीपी की बीमारी नहीं होगी, जिससे आने वाले भविष्य में आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा और आपको दिल के दौरे की संभावना कम हो जाएगी। यदि आप इनका इस्तेमाल करोगे तो दिल का दौरा आ सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। अब उसके ऊपर छोड़ दो, वो करे या नहीं करे। आप ये कतई नहीं कह सकते कि नमक छोड़ दो, नहीं, आप उसको फायदे बता दो, नुकसान बता दो। इस तरह का रोल आपको प्रैक्टिकली ताजिंदगी निभाना है, और इस पर्टिकुलर रोल को अपन बोलते हैं नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। द नर्स should always perform a non judgmental attitude। एक नर्स को हमेशा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड अपनाना है।
किसी भी सरकमस्टांस में मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हुए किसी भी सरकमस्टांस के फायदे बता देने हैं मरीज को, नुकसान बता देने हैं मरीज को। दोनों बताने के बाद डिसीजन खुद मरीज पर छोड़ना है। अब चाहे वो उसको अपनाए या नहीं अपनाए, यह मरीज की मर्जी पर रहने दो। तो दैट आर द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट में उसके सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग अपन उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो नर्सिंग केयर में कौन कौन सी ये वाले काम अपन वार्ड में करेंगे, लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में ताजिंदगी काम में आने वाली 2 चीजें मैंने आपको बता दी। हमेशा मरीज से पूछना है कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, व्हाट इज यूर फीलिंग नाउ, यह आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। तब जाकर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की शुरुआत करो। और हमेशा नर्स का रोल नॉन जजमेंटल होना चाहिए। इसके अलावा मरीज की केयर करते हुए 10 दिन हो गए, अब मरीज को डिस्चार्ज होना है। अब मरीज को डिस्चार्ज होना है तो यहां अपन बोलेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के समय। डिस्चार्ज के समय नर्स को क्या रोल निभाना होगा, तो सीधा सिंपल सा मतलब है, डिस्चार्ज के समय नर्स का रोल होगा मरीज को हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कराना। हेल्थ टीचिंग। अब हेल्थ टीचिंग में आप उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताना चाहोगे। हेल्थ टीचिंग के दौरान आप उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बताना चाहोगे। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग के ये नुकसान हैं, इनको बंद करने से ये फायदा होगा। डाइट में ये खाते हो तो ये नुकसान हैं, और नहीं खाओगे तो ये फायदे होंगे। तो इन दोनों के बारे में यूजुअली बताते हैं। अब इनमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। तो दैट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट हु इज हैविंग द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। ये लास्ट पॉइंट है, देख लें आप। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइड द फाउलर पोजीशन टू द पेशेंट, मॉनिटर वाइटल साइन, इनटेक, आउटपुट एंड वेट। उसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जब भी आप प्रदान करें, इन दोनों बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द नर्स टू द पेशेंट इज whenever she or he is giving the psychological support to the patient, the question is what is your feeling now. Next, the nurse should always play a non-judgmental role. यानी नर्स को कभी भी मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते समय जजमेंटल नहीं होना है। और लास्ट में एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उसको हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करानी है, जिसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो इट इज द एंड ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। परिभाषा हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई, इटियोलॉजी हो गई, रिस्क फैक्टर हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, डायग्नोस्टिक मीजर हो गए। डायग्नोस्टिक मीजर में सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन की नॉलेज मैंने आपको दे दी। फिर मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयाँ हो गई, सर्जिकल मैनेजमेंट, कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे, और लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। इसको अलग अलग पार्ट में अपन ने बांटा है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा और खुद आप महसूस करेंगे कि जो डिसऑर्डर यहां चलेंगे उस डिसऑर्डर में 80% चीजें तो मुझे आती, परिभाषा आती है, कॉज आते हैं, क्लिनिकल फीचर आते हैं, कौन सी जांच करनी है, सारी जांचों की मुझे नॉलेज हो गई, दवाई भी मुझे कौन सी देनी है उसके बारे में भी मुझे मालूम चल गया। तो ये इतना लॉन्ग वे में इसलिए मैंने पढ़ाया ताकि अब आने वाले पोर्शन ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाए। मैं यहां पर बोलूंगा, आप बताओ, और आपके दिमाग में आंसर आता जाएगा कि हाँ सर ये होगा, हाँ सर ये होगा। एक एक चीज लॉजिकली आपको समझ में आती रहेगी। इज दैट क्लियर? तो इस ब्रॉड वे का फायदा
आपको अब आने वाले सारे के सारे डिसऑर्डर में मिलने वाला है। तो इज दैट क्लियर? तो ये परिभाषा से मैनेजमेंट तक का पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को पढ़ने वाले हैं जो स्वतः ही बहुत सिंपल होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से टोटली आपको अभी तक का पार्ट समझ में आया, और यहां तक समझ में आया तो अगला आने वाला पार्ट ऑटोमेटिकली सिंपल होने वाला है। जो चीजें मैंने आपको यहां ब्रॉड वे में पढ़ा दी, अब वहां केवल अपन उनका नाम लेंगे। मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, बस नाम लेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में 1 2 3 4 केवल नाम लेंगे। बीटा ब्लॉकर सीधा अपन प्रोपेनोलॉल लिखेंगे, एटिनोलॉल लिखेंगे, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन अपन यहां पढ़ चुके हैं। तो इज दैट क्लियर? तो ये सारा कुछ क्लियर होता है। कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अपन डिसऑर्डर के साथ मिलते हैं और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।